ओके जी, आज हम जो पेपर सॉल्व करने लगे हैं दैट इज़ योर मई जून 2025 का पेपर वेरिएंट 3-1। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2025 के वेरिएंट्स को सॉल्व करेंगे। सही, जितने हम कर सकें हम करेंगे, उसके बाद आप खुद से करेंगे अपने तौर पे जो जो मैं छोड़ दूंगा। अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग प्रैक्टिस करनी है तो आई वुड हाईली एडवाइज आप 2023 और 24 के पेपर्स को सॉल्व करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि फेब मार्च का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको एंड में करें, बिल्कुल एंड में। मैंने इसीलिए फेब मार्च का पेपर स्टार्ट नहीं किया। फेब मार्च 2023, 24 एंड 25 वो आप बिल्कुल एंड में करेंगे। सही, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वी ओनली हैव एन आवर। 2:36 हो रहे हैं, तो 3:35 तक हम क्लास को एंड करने की कोशिश भी करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। एंड इफ़ देर इज़ एनी इशू, आप चैट पे, जो बिलाल के नाम से एक पार्टिसिपेंट है, आप उसको चैट पे आप भेज देंगे एंड दे वहाँ से मुझे मैसेजेस दिख जाएंगे। सही, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल? आप लोगों को याद होगा इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या बताता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ ए is equal to the marginal utility of B divided by the price of B. Right? So that is what equimarginal principle shows. सही है। अब आप देखें ऑप्शंस, आप ऑप्शंस देखें। As consumption of a product increases, the satisfaction from the consumption of the product decreases by an equal amount. तो ज़रूरी तो नहीं है इक्वल अमाउंट से हो, तो ए तो नहीं हो सकता। सही, इसी तरीके से डी को देखें। द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी तो नहीं होता। सही है ना, आपको पता है इट्स डिमिनिशिंग। सही है। अब आ जाते हैं हमारे पास बी और सी। अब बी और सी में आप देखेंगे कौन सा है जो इस फॉर्मूले के तहत सबसे ज्यादा वैलिड है। जबरदस्त। तो इसका आंसर है बी, कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज यूटिलिटी। क्योंकि इस इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल से आपको मैक्सिमम पता चलता है कि आपकी यूटिलिटी कहाँ मैक्सिमाइज हो रही है। वेयर मार्जिनल वैल्यूएशन ईच प्रोडक्ट कंज्यूम्ड इज द सेम, तो मार्जिनल वैल्यूएशन इज द सेम। आ गई ये बात समझ में? बी इज द राइट आंसर। अपन लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग और तरीके भी हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक नेचुरल मोनोपोली का ग्राफ आ गया। नेचुरल मोनोपोली का ग्राफ आ गया। अगर आप गौर से देखें, ये नेचुरल मोनोपोली का ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबसे पहले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? जहां पे एम सी इज इक्वल टू एम आर। तो ये रहा। तो हम P2 पे ऑपरेट करना चाहेंगे और क्वांटिटी हम Q रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना नेचुरल मोनोपोली में। सही है। अब ये देखें क्या बोल रहा है। P2 विल हैव एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी, तो सबसे पहले तो एलोकेटिव एफिशिएंसी को हाईलाइट कर लें। MC इज इक्वल टू एल ए आर, एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी Q3 पे है और प्राइस क्या है? P3। तो P3 के ऑप्शंस देख लेते हैं। P3 will achieve allocative efficiency but not productive efficiency. Productive efficiency कब अचीव होती है? जब ATC is lowest। और इस केस में एवरेज कॉस्ट इज अवर ATC। सही है, ATC और एवरेज कॉस्ट इज द सेम थिंग। तो ATC इज नॉट द लोएस्ट, सो देयरफॉर C इज द राइट आंसर। D गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है दोनों एलोकेटिव और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी दोनों अचीव होंगे, तो देयरफॉर डी इज इनकरेक्ट। अच्छा, मैंने कुछ टेक्निक्स हाईलाइट की हैं, समझी हैं, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट्स ऑल अबाउट द ग्राफ्स। इफ यू नो द ग्राफ्स यू कैन डू द पेपर प्रीटी वेल। सही है। इफ यू डोंट नो द ग्राफ, अल्लाह मालिक है फिर आपका। सही है। आ जाए। what would not affect, बहुत इंपॉर्टेंट, द बजट लाइन
फॉर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किसी भी पॉइंट पे अचीव नहीं होगी ऊपर वाले ग्राफ में, सही है। तो वो बोल रहा है कि व्हाट वुड नॉट अफेक्ट द बजट लाइन फॉर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। मैं आप लोगों के सामने एक पोल ओपन करूंगा, आप लोग उस पोल को आंसर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आपके सामने पोल है, पोल को क्लोज करें, रीड द ऑप्शंस एंड देन पोल को ओपन करें, मोर पे जाके पोल मिलेगा आपको और अपने आंसर्स को सबमिट करें। भाई सारे बच्चे या पार्टिसिपेट करें। 75%, 80% बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली ए। अब जब भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या इनकम चेंज होती है तो आपको पता है बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है, सही है। तो क्या चीज नहीं शिफ्ट करेगी? अगर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, मुझे ए पसंद नहीं है, मुझे बी पसंद है, सही है। दैट इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बिला वजह का टेक्निकल क्वेश्चन बनाया हुआ है नहीं इतना। द डायग्राम शोज द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट and the marginal private benefit of a product. Consumers initially estimate private cost as MPC1 and benefit as MPB1. So this is supposedly our equilibrium at P1 and we are consuming Q1 units. सही है। तो सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। What is the impact on the market demand for the product if the consumers realize they have underestimated the MPC? तो MPC को गलत एस्टिमेट कर दिया है, तो अब सही MPC क्या होगा? अब सही MPC होगा MPC2, सही है ना। बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एमपीबी, तो एमपीबी सही एस्टिमेट हुआ है, तो एमपीबी शिफ्ट नहीं होगा, एमपीसी शिफ्ट होगा। अब ये दोनों देखें कहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म करेंगे, यहाँ पे। तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई भाई? हमारी क्वांटिटी हो गई भाई Q3 और हमारी प्राइस हो गई भाई P3। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। द कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूम्ड, गलत। अंडर कंज्यूम तो है ही नहीं, हम Q1 पे हैं तो वी आर ओवर कंज्यूमिंग, क्योंकि हमें Q3 पे होना चाहिए। तो ए और बी तो वैसे ही गलत हो चुके हैं। आ जाएं सी और डी पे। द कंज्यूमर ओवर कंज्यूम्स द प्रोडक्ट बाय Q1 to Q3। यस, दिस इज द राइट आंसर। वी आर हेयर, वी शुड बी हेयर, सही है। आ जाए डी। बाय Q1 to Q4, नहीं, Q4 का तो कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ अगर Q4 की बात कर रहे हो, ये रहा Q4, इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब आपने प्राइवेट बेनिफिट को शिफ्ट किया है और प्राइवेट कॉस्ट को शिफ्ट नहीं किया, तो ये उल्टा हो गया। हमने जो पढ़ा था केस में कि कॉस्ट अंडर एस्टिमेट हुई है, तो कॉस्ट चेंज होगी, बेनिफिट चेंज नहीं होगा। इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैन यू बी एबल टू एनालाइज द ग्राफ्स। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, सही है। वो जब इस तरीके के क्वेश्चंस देखता है, तो आप लोगों ने अगर कंफ्यूज हो जाए पेपर में, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, देन कम बैक टू दीज क्वेश्चंस आफ्टर यू डन विद ऑल द पेपर। आ जाए नेक्स्ट। What is internal economies of scale? Internal मतलब business के अंदर। Look at the options. Look at the options. I'll be opening up the poll now. पोल क्वेश्चन के बीच में आ रहा है, क्लोज करें, लुक एट ऑल द ऑप्शंस एंड देन मोर पे जाके पोल ओपन करके आप अपने आंसर को सबमिट करें।
नहीं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी या मेरिट गुड से रिलेट करेगा ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। द क्वेश्चन इज सिंपल कि भाई वो बोल रहा है कि भाई हमने कॉस्ट गलत एस्टिमेट कर दी है। ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड। ओके भाई, सारे बच्चे जवाब दें जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई एम एंडिंग द पोल एंड वी हैव 63% पे सी, 63%। अब देखें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आगे के लिए आसानी हो। सबसे पहले परचेजिंग बल्क में, मैनेजरियल इकोनॉमीज, सही है, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, मार्केटिंग इकोनॉमीज, और एक होती है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। दिस इज एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सी इज द राइट आंसर। एफिशिएंट लोकल ट्रांसपोर्ट, ये बिजनेस के अंदर थोड़ी है, ये तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये नहीं हो सकता। improved access to spare part as a result of industry growth, again ये industry growth external है। training of skilled labor at college financed by local firms, तो ये आपका स्किल लेबर इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये बहुत एक आसान क्वेश्चन है अगर आपको ग्राफ्स पता है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर अ मोनोपोली, which level of output would produce only normal profit। अब normal profit अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे पता चलेगा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाएगा। तो आप ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को देखें, आप लोग को आइडिया होगा कि इट इज दिस पॉइंट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा, विच इज डी। अच्छा, एक और चीज आप दिमाग में रखें, मैं अमूमन एवरेज टोटल कॉस्ट लिखता हूं। एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सेम एज एवरेज कॉस्ट, सही है। अब अगर वो आपसे पूछता प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहां हो रहा है, तो आप बोलेंगे ए पे, सही है, एम सी इज इक्वल टू ए आर। अगर वो आपसे पूछता है सेल्स रेवेन्यू कहां मैक्सिमाइज हो रहा है, तो वो बी पे, जहां पे एम आर इज इक्वल टू 0। और अगर वो आपसे पूछता है कि एलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ हो रही है, एलोकेटिव एफिशिएंसी, तो एम सी इज इक्वल टू ए आर, यानी सी पर। तो इस ग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और ये अमूमन मैं अपनी मैवरिक्स में पोस्ट भी करता हूँ, और इस ग्राफ के बेसिस पे अपन बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सही है। तो यही ग्राफ आपके पास बहुत सारी चीज़ों और के लिए भी आ सकता है। अगेन, नाउ अ वेरी वेरी सिंपल and a very good question. Which combination about the statements of small and large firm is most likely to be correct? सही है। Read all the options. आप खुद पढ़ें, खुद पढ़ें। I'm giving you exactly 1 minute to read and figure out the answer, फिर मैं polling start करूंगा। भाई आप पीछे नहीं पढ़ो, पीछे पीछे अगर रह गए हो तो उसके स्क्रीनशॉट लो और मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, वी आर रनिंग ऑन टाइम, सही है। अब मैं आप लोगों के सामने पोल ओपन कर रहा हूं, सो द पोल इज हेयर। आई वॉन्ट एवरी मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द पोल। 100% आंसर्स आने चाहिए। सही गलत डज नॉट मैटर, आई वॉन्ट टू नो वेयर माई स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग। 40% बच्चों ने जवाब नहीं दिया है, सबमिट करें भाई अपना आंसर्स। अगर पोल मिल नहीं रहा, मोर पे जाएं, वहां पे पोल का ऑप्शन होगा। भाई सब पार्टिसिपेट करें, फायदा नहीं है वरना क्लास का।
ओके, अब ये देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्मॉल फर्म्स आर कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग. भाई मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल फर्म्स हो सकती है, कुछ बच्चों ने ए सेलेक्ट किया हुआ था. मोर न्यूमरस देन लार्जर फर्म्स, यानी ज्यादा क्वांटिटी में स्मॉल फर्म्स है. यस, दिस इज राइट, सही है. कैन डू वेल व्हेन ईच आइटम इज प्रोड्यूस्ड डिफरेंटली. यस, छोटी फर्म स्टैंडर्ड गुड्स बनाएगी तो दैट्स नॉट बेटर. स्मॉल फर्म्स क्या बोलेंगे उसे, कस्टम मेड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाएगी, दैट्स बेटर. कैन नॉट हैव मोनोपोली पावर. तो बी, सी और डी सब सही है. अब आ जाए बी, सी और डी लार्ज फर्म्स के देख लेते हैं. डू नॉट लार्ज फर्म्स डू नॉट एक्सपीरियंस इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. गलत, लार्ज फर्म्स एक्सपीरियंस कर सकती है भाई. मे अराइज फ्रॉम इंटरनल ग्रोथ और मर्जर्स. हाँ भाई, ये है सही. कैनॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, किसने बोला? सही है. लार्ज फर्म मोनोपोली है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, करेगी भाई. सी इज द राइट आंसर. यू नीड टू एनालाइज एवरी पॉइंट. अपने आप से पूछना है क्या ये सही है, क्या ये गलत है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. गुड एक्स इज अ पॉपुलर प्रोडक्ट that creates negative externality when it is consumed. The government wants to reduce the consumption of good X significantly. Under which circumstances the government is most likely to make it same. अब मैं आपको बताता हूं कि अगर डीमेरिट गुड है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो लगेगा टैक्स. तो इस तरह मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर सी या डी में से कोई एक है. सही है. अब प्राइस इलास्टिसिटी, मैं कंजम्पशन थोड़ी सी कम करना चाहूंगा या बहुत ज्यादा? तो जवाब है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो ज्यादा कम करना चाहेंगे. ज्यादा कम कब होगी? जब इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा? तो जवाब आया जब इलास्टिक होगा. देयरफॉर सी इज द राइट आंसर. सही है. सो समटाइम्स द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एज वेल. अ स्टूडेंट थिंक्स के भाई क्वेश्चन आएंगे बड़े फाड़ू किस्म के, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड अ इजी क्वेश्चन यूजुअली कैचेस देम ऑफ गार्ड. तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या सीन हो गया. एंड कीप योर माइंड ओपन एट ऑल टाइम्स व्हेन यू आर आंसरिंग अ पेपर, a question, an MCQ. The government introduces tradable pollution permits to reduce pollution. Tradable, आपने pollution नहीं की, आपका permit unused है, तो आप उस permit को sell करेंगे. जब आप sell करेंगे आपको पैसे मिलेंगे. सही है. What is an advantage? Very important advantage of this scheme. Look at the options. Just look at the options first. अपने दिमाग में डिबेट करो, क्या ये सही है, क्या ये गलत है. जब डिबेटिंग करोगे तब आपको आंसर्स मिलेंगे. इट अलाउज कंज्यूमर्स, ये आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर्स का क्या ताल्लुक है परमिट से, वो तो प्रोड्यूसर को मिलता है. It provides rewards for the firms that reduce pollution. Yes, B is the right answer. It enables the government to raise revenue from the resale of permits. Okay, okay. अब देखें, government permits free में देती है, तो the government cannot raise revenue. C is incorrect. It uses market system with no administrative cost. भाई गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो है ही ना. गवर्नमेंट को मेजर करना पड़ेगा कि अगर 10 टन परमिट अलाउड है तो क्या फर्म 9 टन कर रही है, क्या ये 11 टन कर रही है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है. देयरफॉर बी इज द राइट आंसर. सिंपल, कीप थिंग्स सिंपल, यू विल गेट योर आंसर्स. आगे. To reduce traffic congestion, the government built a new highway. Majority of the citizens were opposed to this. Some citizens responded by switching from public transport to private cars. तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने, अब आपके दिमाग में होगा कि गाड़ी छोड़ के बस में चले गए. नहीं, वो बस छोड़ के गाड़ी में गए. सही है. This caused journeys to even take longer. What can be concluded about the government failure? Government failure क्यों हुई होगी? Let's look at the options. आप लोग देखें, ऑप्शंस को गौर से स्टडी करें और मैं पोल ओपन करूंगा. Do not give me your answers. I'm opening up the polls.
ओके, आई एम एंडिंग द पोल और इसका सही जवाब है सी। अब आप देखें सी क्यों है, आप सी को एनालाइज करें। देखें, जब मैं ये आपकी क्लास से पहले मैं देख रहा था एमसीक्यूज को, तो आई ऑल्सो थॉट इट वाज बी, बट द आंसर इज सी। सही है। अब इसमें जो लॉजिक मुझे समझ में आई है वो ये है कि गवर्नमेंट बेसिकली makes decisions based on external cost and external benefits, not on the basis of wishes। सही है। तो external cost and external benefit के basis पे आप decision लेते हो, not on the basis of wishes। तो failure इसलिए है क्योंकि the result was unintended, या result को आप forecast नहीं कर सके। तो ये है सही आंसर। सही। अब ऑब्वियसली आपने देखा होगा केस में ऊपर लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजंस वर अपोज्ड एंड गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो दैट वाज नॉट इन रिस्पेक्ट टू द विशेस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजंस। बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में बात करोगे तो आपने बड़ा थियोरेटिकल होके चलना है, नॉट सब्जेक्टिव। सही है। दैट इज व्हाई सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। व्हाट could result in an individual, देखो विश को डिमांड से कनेक्ट नहीं कर सकते। देखिए विशेस इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेसिकली एक चीज समझाता हूँ। डिमांड की डेफिनेशन क्या है? विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट। इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी, इट्स नेवर गोइंग टू बी अ डिमांड, इट्स गोइंग टू बी अ विश। तो वो डिमांड नहीं है। सही, यू कैन नॉट कनेक्ट अ विश टू अ डिमांड। सही। आ जाए, what could result in an individual being caught in poverty trap if their income increases? वो poverty में ही है, उसकी इनकम बढ़ गई लेकिन वो अभी भी ट्रैप्ड है पॉवर्टी में। मिनिमम वेजेस आर चेंज, तो ये नहीं हो सकता। उसने खुद बोल दिया कि इनकम्स इंक्रीज हो गई हैं। बेनिफिट्स आर मीन टेस्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझे, ये आप कॉन्सेप्ट समझे। मीन्स टेस्टेड का मतलब क्या है कि सबसे पहले मीन्स को टेस्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो बोलता है कि मैं गरीब हूं, तो गवर्नमेंट उसको दे देती है बेनिफिट। सही है। लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या बेनजीर इनकम सपोर्ट। सही, ये यूं समझ लें। लेकिन अब मीन्स टेस्टेड हो गया, पहले आपको प्रूफ करना है कि तुम गरीब हो। So when you prove it, you're tested. The government will test your means of income, and if they think you are poor, you will get the benefit. So as a result of income increasing, they will fail to get means. They'll fail to get benefit payments. As a result, they are earning more, बट उनका जो बेनिफिट था बेनजीर इनकम सपोर्ट का वो अब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से दे विल बी इन अ पॉवर्टी ट्रैप। हेंस बी इज द राइट आंसर। अब सी और डी को आप गौर से देखें। सब्सिडाइज्ड हाउसिंग पेमेंट्स फॉर लो इनकम अर्नर्स आर इंक्रीज, तो आपने सब्सिडीज दे दी तो वो तो बेनिफिट हो गया गरीबों को। इनकम लेवल एट विच टैक्स इज फर्स्ट पेड इज इंक्रीज, यानी पहला टैक्स जिस इनकम पे पे करना था अब उसको बढ़ा दिया। लाख रुपए पे टैक्स ड्यू था, गवर्नमेंट ने बोला नहीं लाख रुपए बहुत कम है, 2 लाख पे ड्यू होगा, तो वो गरीब के लिए फायदा है। तो सी और डी इस वजह से गलत हो गए। सही। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, हमने इसको बहुत बार स्टडी किया है, आप लोगों के सामने है। लेबर मार्केट मिनिमम वेज लगा दिए। अब ये देखें एक्स वाई, यानी ये हिस्सा, और फिर वाई जेड, ये वाला हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको आप गौर से देखिएगा। देखें भाई क्या हो गया। जब y से आप x पे आते हो, बिकॉज दिस वॉज द इनिशियल इक्विलिब्रियम, नाउ दिस इज माई क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेबर, विच मीन्स नंबर ऑफ जॉब्स। तो दिस इज द जॉब्स लॉस्ट। सही है। x से y, एग्जिस्टिंग वर्कर्स बीइंग मेड रिडंडेंट, बी और सी हमारे पास सही है। सही है। y से z का मतलब क्या है? q s means the supply of labor, the new worker entering the market। सही है। So increase in the new entrants,
therefore B is the right answer. सही है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं x से z क्या है, दिस बेसिकली मीन्स टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। लेट्स से 100 है, 75 है, 1110 है। तो इनिशियली आपके पास 100 लेबर एम्प्लॉयड थे, अब मिनिमम वेज लग गई एंड नाउ देयर आर ओनली 75 जॉब्स। तो 100 में से 25 लोगों ने जॉब्स लूज कर दी, उसको रिडंडेंसी बोलते हैं। सही है। और क्योंकि वेजेस बढ़ गई तो 10 नए वर्कर्स मार्केट में ऐड हो गए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, हेंस बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नज थ्योरी? नज थ्योरी अप्लाइड टू द प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन। गौर से इस एमसीक्यू को देखें, मैं पोल ओपन करने वाला हूं। रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। ओके, ये आ गया आपके सामने पोल। शाबाश, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें भाई। ओनली 53% हैव गिवन द आंसर। जबरदस्त, जबरदस्त। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट दिस करेक्ट। इट इज सी। सही है। मतलब आपने इंफॉर्मेशन दी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ टैक्स इवेजन। आपने एक बनाई कि भाई अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, यानी ये अनडिजायरेबल इफेक्ट्स का आपने पोस्टर बना के दिखा दिया, तो अब लोग खुद ही सीधे हो जाएंगे, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन और नज थ्योरी बड़ा सिमिलर है। आ जाए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ प्रीटी सिंपल वन। ये बोलता है कि आपके पास इकोनॉमिक रेंट कौन सा है। तो सप्लाई के लेफ्ट पे इकोनॉमिक रेंट होता है। तो इस सप्लाई के लेफ्ट पे ये रहा इकोनॉमिक रेंट। सप्लाई के लेफ्ट पे देर इज नो नंबर, देर इज नो इकोनॉमिक रेंट। सप्लाई के लेफ्ट पे देर इज इकोनॉमिक रेंट। तो कौन से ऑप्शंस हो गए भाई? 1 और 4, ये इकोनॉमिक रेंट है। अगर आपको इसमें इशू है तो आप इकोनॉमिक रेंट को रिविजिट करेंगे और इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये काफी टेस्ट होता है। अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इजी, बट उसमें थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। जब थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, आपने हर ऑप्शन को स्टडी करना है और हर ऑप्शन में आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाउ इज इट रॉन्ग, हाउ इज इट राइट, एंड यू विल गेट योर आंसर्स। और यही मेथोडोलॉजी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये आ गया हमारे पास कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.6। इकोनॉमी में देर इज नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन ट्रेड, मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी है। इक्विलिब्रियम लेवल इज 100 मिलियन और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज 15,000 मिलियन। How much would investment have to increase to achieve full employment? तो कितने से इंक्रीज करनी है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए? 5,000 से हमें नेशनल इनकम को बढ़ाना है। सबसे पहला काम हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज 1/1 माइनस 0.6, which is 1 upon 0.4, which is equal to 2.5। ये मेरा मल्टीप्लायर है। तो जब भी मैं अपने मुल्क में $1 की इन्वेस्टमेंट फेंकूंगा तो मेरी नेशनल इनकम 2.5 से बढ़ जाएगी। अब 2.5 से बढ़ जाएगी तो अब तरीका क्या है कि मैं 5,000 को डिवाइड कर दूं 2.5 से, एंड आई विल गेट एन आंसर ऑफ 2,000 की इन्वेस्टमेंट। हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। सही। मूविंग ऑन। अगला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज hysteresis unemployment. This is a concept that we haven't studied. So we did not study this because this is not important for P4, लेकिन P3 के लिए important है, so we'll look at this now. बेटा मैंने बनाई हुई है, आप लोग उसको देख लें। सही है, आपके पास सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं और फॉर्मूले होना नहीं होना
ये सिर्फ बहानेबाजी हैं। आप पेपर सॉल्व करेंगे, you'll get to know everything। आप जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे, you'll get to know everything। सही है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्टडी करेंगे। आ जाए, हाइस्टेरिसिस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट्स अ लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अब होता क्या है, लेट्स से किसी भी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, किसी भी वजह से लॉन्ग टर्म में चली गई, तो उसकी वजह से लोगों ने स्किल्स क्या कर ली? लूज कर ली। सही है, स्किल्स लूज कर दी। तो अब अगली जॉब मिलने में इनको मजीद टाइम लग रहा है। आ रही है बात समझ में? दैट इज हाइस्टेरिसिस अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसका सही जवाब है पीपल हु बिकम unemployed for long period due to loss of skills and work experience while being unemployed। तो अनएम्प्लॉयड थे, उनकी स्किल्स बेकार हो रही थी, और जब नौकरियां आई दे वर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, हेंस दे आर अनएम्प्लॉयड नाउ। दैट इज हाइस्टेरिसिस अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, आगे भी बात समझ में? अब इसमें कोई एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो हाइस्टेरिसिस, long term unemployment, when people in the longer term of unemployed lose or reduce skills and are unable to find jobs। आ जाए, moving on to the next one। An economy has a positive output gap। पॉजिटिव आउटपुट गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। सही है। अब अगर आप इस तरीके से देखेंगे इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप से, तो इट इज अबव द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को आप अज्यूम कर लो फुल एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने पढ़ाया था उस तरीके से। अब बताएं, जब इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ए और बी, and the general price level will be rising because it's inflationary, hence B is the right answer। क्वेश्चन नंबर 18। सही है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है, मैं पोल ओपन करूंगा। व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी? ऑक्यूपेशनल, ओके, नॉट जियोग्राफिकल, इट्स ऑक्यूपेशनल। मैं पोल ओपन कर रहा हूं। आई वॉन्ट यू पीपल टू सेंड मी योर आंसर्स इन द पोल। सारे बच्चे जवाब दें भाई, सारे बच्चे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो बाद में वीडियो देखेंगे वो कमेंट में डाल देंगे अपना आंसर। कम ऑन, एवरीवन शुड आंसर। ओके, सो हमारे पास पोल मैंने एंड कर दिया है। 30% स्टूडेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, दैट्स बैड। आ जाए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी एक जॉब से दूसरी जॉब आप स्विच कर सकते हो इफ यू आर एजुकेटेड एंड ट्रेन। अब ये जो बाकी सारे हैं, ये जियोग्राफिकल मोबिलिटी पे बात करते हैं। इमिग्रेशन, आप दूसरे मुल्क में नहीं जा सक रहे। प्राइस ऑफ हाउसिंग, दूसरी जगह पे जाके काम नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, दूसरी जगह पे जाके काम नहीं कर सकते। ये सारे जियोग्राफिकल मोबिलिटी पे बात करेंगे। ओके, नाउ अ कंट्रीज गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेट artificially low interest rate, what describes a negative consequence to this country of this policy? सही है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। मैंने आपको बोला था मैक्रो में आपने क्या करना है। मैक्रो में यू नीड टू एनालाइज एवरी पॉइंट एंड सी इफ इट फिट्स द क्वेश्चन और नॉट। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हायर रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, तो अगर इंटरेस्ट रेट लो होगी क्या इन्फ्लेशन होगी? जवाब है हाँ, A is the right answer, लेकिन we need to figure out B, C and D भी। सही है, a rapid growth in gross domestic product, इंटरेस्ट रेट कम होगा,
आपके मुल्क में बोरोइंग बढ़ जाएगी जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ये भी सही है, लेकिन नेगेटिव ढूंढना था ना मेरे भाई, तो बी नहीं हो सकता। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रही है, दिस इज गुड, ये भी नहीं हो सकता। रिडक्शन इन बोरोइंग, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरो कैसे रिडक्शन, बोरोइंग कैसे कम हो सकती है, बोरोइंग तो बढ़ेगी, ये पॉइंट ही गलत है, हेंस ए इज द राइट आंसर। सही है। अब आ जाए यहां पे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे क्वेश्चन आया है और आपके पेपर में भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आया था। लेट्स लुक एट हाउ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऑपरेट्स। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सेज एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम का मतलब हो गया मनी सप्लाई, वी का मतलब हो गया वेलोसिटी, पी का मतलब हो गया प्राइस लेवल, सॉरी पी और टी, टी का मतलब होता है आउटपुट और पी का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। सही है या ये सही। अब आपको अगर इक्वेशन बैलेंस रखनी है बिकॉज जनरल लेवल ऑफ प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो जो चेंज लेफ्ट में हुई है उतनी ही राइट में होगी, तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मनी सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड, सही है, तो ये वाला हिस्सा इज अनचेंज्ड। वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 3%, तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो गई लेकिन राइट हैंड साइड हैज रिमेन्ड अनचेंज, तो ये आंसर नहीं है। मनी सप्लाई रेजेस बाय 3%, तो लेफ्ट हैंड साइड 3% बढ़ गई, आप यूं समझ लें आसानी के लिए, राइट हैंड साइड अनचेंज्ड है और लेफ्ट हैंड साइड मजीद 3% से बढ़ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड 6% से बढ़ गई, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मनी सप्लाई रेजेस बाय 3%, ट्रांजैक्शंस इंक्रीज बाय 3%, तो लेफ्ट हैंड साइड 3% बढ़ी, राइट हैंड साइड भी 3% बढ़ी, सही। वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, तो दोनों बराबर हो गए, सी इज द राइट आंसर। आ जाए डी पे, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ी 6% से, राइट हैंड साइड बढ़ी 3% से, तो ये बैलेंस नहीं हो पाया, हेंस सी इज द राइट आंसर, सही। तो ये एक आसान तरीका था इस एमसीक्यू को टैकल करने का, सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके अब ये देखें हमारे पास वन लाइनर्स आ चुके हैं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है एएस में भी और ए2 में, 20वें एमसीक्यूज के बाद बहुत ज्यादा वन लाइनर्स आते हैं और 27वें 28वें पे जाके है ना बड़े बड़े एमसीक्यूज आते हैं, तो दिस इज गुड बिकॉज एग्जामिनर चाहता है कि यू गेट ओवर विद योर पेपर क्विकली, इस वजह से ये 20 22 23 आप अमूमन देखोगे वन लाइनर्स होंगे, सही है। गवर्नमेंट इंक्रीजेस इन्फ्लेशन रेट टारगेट फ्रॉम 3% to 5%, व्हाट इज द लाइकली रीजन, लाइकली रीजन, सही है, to increase economic sustainability. Okay, what does this mean sustainability? नहीं आया समझ में, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज सेविंग, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टू रिड्यूस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो जब इन्फ्लेशन होती है हमेशा याद रखो डेफिसिट बढ़ जाता है क्योंकि आपकी लोकल प्रोडक्ट्स आर इंटरनेशनली अनकम्पिटिटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जिसकी वजह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, हेंस डी इज द राइट आंसर। अब आ जाए ए पे वापसी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बोलता है ना तो ए भी सही हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसी ग्रोथ करें कि जो आपके फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा दे, वो भी ग्रोथ का फायदा उठा सकें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना इट डज नॉट मीन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होना। मिसाल के तौर पर लेट्स से मेरे पास एक फॉरेस्ट है, सही है, उस फॉरेस्ट में मेरे पास वुड है, अगर मैं वुड 10% हर साल निकाल रहा हूँ और अब मैं अगर 12% निकाल रहा हूँ तो मेरे पास ग्रोथ तो हो गई लेकिन सस्टेनेबिलिटी कम हो गई क्योंकि मेरी फ्यूचर जनरेशन के पास शायद वो वुड्स ना हो, तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हेंस ए इज नॉट द राइट आंसर। Okay. What would be a macroeconomic policy objective for a government in a developed country? सही है, पॉलिसी फॉर अ macroeconomic for a developed country, अमेरिका के लिए, सही है। Look at the options. Look at the options.
मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है और डेवलप्ड कंट्री इंपॉर्टेंट है? लुक एट द ऑप्शंस। मैं पोलिंग ऑन करूंगा। बहुत आसान है अगर आप गौर से सोचें, गौर से। Come on, everyone needs to participate. Don't hold back. ओके, सो इसका सही जवाब है ए। बहुत आसान एमसीक्यू था। अब देखें, मैक्रो इकोनॉमिक, मैंने बार बार मैक्रो इकोनॉमिक बोला, बार बार मैक्रो इकोनॉमिक बोला, इसके पीछे वजह थी। क्या वजह थी, इसको आप गौर से देखें। पब्लिक गुड्स, माइक्रो का कॉन्सेप्ट। ट्रेड यूनियन, माइक्रो का कॉन्सेप्ट। सब्सिडाइज, इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री, माइक्रो। ये तीनों माइक्रो के कॉन्सेप्ट हैं। आप इसमें भी कंफ्यूज हो गए, सही है। बहरहाल एक ही बच्चे ने गलत जवाब दिया था, बाकी सब ने सही जवाब दिया था। आगे, an economy is at its natural rate of unemployment. What is meant by natural rate of unemployment? मतलब सिर्फ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे, क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को आप खत्म नहीं कर सकते। Under which circumstances will an increase in government spending aimed at reducing unemployment be most likely to a conflict between government objectives of low inflation? तो गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, यानी ये इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाएगा। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। Inflationary expectations are unchanged. Inflationary expectations fall. Labor productivity increases. Labor supply increases. I'm giving you exactly 1 minute, not 1 minute, 30 seconds. आप लोग सोचें कि आप इसका आंसर क्या होना चाहिए था। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? हो गया? अब देखें, मैं आपको समझाता हूं। मोस्ट लाइकली कॉन्फ्लिक्ट करेगा, चाहिए। लेट्स लुक, इफ द लेबर सप्लाई इंक्रीजेस तो वेजेस कम हो जाएंगी, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ना, इन्फ्लेशन नहीं हुई। इफ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन कम, ये भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। इफ इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस फॉल, ए और बी ऑप्शन ऑपोजिट्स है, सही। जब भी आपके पास ऑपोजिट पॉइंट्स आएंगे तो उसका मतलब है चांसेस आर प्रीटी हाई कि इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो। इफ द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस आर अनचेंज्ड तो लोग वैसे ही स्पेंडिंग करेंगे जैसे कर रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन होगी। इफ इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस फॉल, लोगों को लगता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, तो वो आज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। उनको अगर लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस फॉल होंगी तो वो आज नहीं खरीदेंगे, दिल डिले द परचेजेस, तो वो इन्फ्लेशन को लो रखेंगी। हेंस ए इज द राइट आंसर, सही है। 24, a large an economy imports a large portion of its raw material, its exchange rate depreciate,
what is the external and internal value of money? What is the impact of external and internal value of money? सोचें, सोचें। आप इंपोर्ट करते हो और एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हो जाएगा तो क्या होगा? पहले तो बताएं इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन को क्या होगा? जब भी करेंसी वीक होती है तो इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन होती है मतलब वैल्यू ऑफ मनी, इंटरनल लोकल वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? ये आसान बात हो गई। अब मुश्किल बात, इफ यू आर इंपोर्टिंग लार्ज पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल तो आप करेंसी डेप्रीशिएट होगी, आपकी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे और जो कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करती है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो जाती है। हेंस डी इज द राइट आंसर। 25, the government imposes a tariff on steel import. What is most likely impact of this tariff on the economy? Look at what will be the impact on the economy. It will make countries steel export more price competitive. सोचो, आपने टैरिफ लगाया तो आपके एक्सपोर्ट पे कैसे फर्क पड़ेगा? आप तो इंपोर्ट करने वाले हो, ए नहीं हो सकता। इट विल लीड टू प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी इन द कंट्रीज स्टील इंडस्ट्री। बाहर से महंगा आ रहा है तो आप लोग भी इनएफिशिएंट हो जाओगे, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी सर्कल कर लेते हैं, सही हो सकता है, सही। देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज टर्म ऑफ ट्रेड। अब ये देखें, आप लोगों से एएस भी पूछ रहा है, टर्म ऑफ ट्रेड होता है इंपोर्ट प्राइस नीचे और एक्सपोर्ट प्राइस ऊपर। तो जितना ज्यादा इंपोर्ट प्राइस होगा, क्योंकि टैरिफ की वजह से इंपोर्ट एक्सपेंसिव होगा, टर्म ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। देयर विल बी अ डिक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस। अब जब टैरिफ लगाओगे, पहले 10 रुपए का माल था, अब 12 रुपए का माल हो गया, तो लोकल कितने का बेचेगा? 12 का ही बेचेगा। इवेंचुअली प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बी इज देयरफॉर द राइट आंसर। मैंने आपको क्या बताया था मैक्रो में? when you're studying macro के MCQs, you need to figure out why every point is incorrect. Only then you will be able to come up to the right answer. This 26th MCQ is a piece of cake. What measurement is not included in the calculation of HDI? मैंने पोल ओपन किया है, आप लोग मुझे आंसर बता दें। लानत हो गई ना, इसमें भी मुझे 50% सही जवाब मिला है। नहीं, 57% सही जवाब मिला है। चल, आई एम एंडिंग द पोल। ये पोल कराना इसलिए ज़रूरी है, आपकी पार्टिसिपेशन भी होती रहे, तो ऑनलाइन मीटिंग्स पे आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, खो ना जाओ। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग आता है, इनकम पर हेड आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं आती। तो भाई ये बेसिक चीज़ें भी आप अगर गलत करोगे तो कैसे चलेगा? सी इज़ द राइट आंसर। ओके, ये आ गया जे कर्व। अब इतनी लंबी कहानी अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपन जल्दी से स्किम करते हैं। रीवैल्यूएशन हुई है, सही है। एक्सचेंज रेट, करंट अकाउंट, सही है। इनवर्स जे कर्व है। प्राइस इलास्टिसिटी, तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको क्या बताया था? शॉर्ट टर्म में पीईडी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स इज लेस देन 1, तो आंसर ये रहा, लेस देन 1। लॉन्ग रन में इट इज मोर देन 1, तो मोर देन 1 ये रहा, मोर देन 1, यानी दोनों को ऐड करके मोर देन 1 होगा, सही है। तो इसका सही जवाब आपके पास क्या बना भाई? इसका सही जवाब आपके पास बना बी। बहुत आसान, सही है। इतना बड़ा एमसीक्यू, इसको अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपन फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू स्किम थ्रू द क्वेश्चंस क्विकली एज वेल।
What is not a function of IMF? Now IMF का function क्या होता है? Exchange, basically international trade, international relations को improve करता है, सही है? Let's look at the options. Encourage exchange rate stability, बिल्कुल ऐसा ही करता है. Provides financial assistance that have failed economic policies, लेकिन जैसे पाकिस्तान, सही है? मॉनेटरी रिलेटेड जो भी कंट्रीज के इश्यूज होते हैं वो आईएमएफ हैंडल करता है. प्रोवाइड फंड्स फॉर वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट्स इन अ डेवलपिंग कंट्री, नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का काम होता है, सही है? प्रोवाइड लोन्स दैट हैव नेचुरल डिजास्टर, यस, आईएमएफ ये भी करता है, सही है? लोन्स वगैरह ये सारी चीजें आईएमएफ देता है. डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक होती है. तो ये अगर वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट लगाया जा रहा है, दैट इज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. आ जाए ना. 29th MCQ. The diagram shows the effect of trade creation if a tariff is removed. सही है, tariff is removed. सही है, तो पहले हम यहां पे थे P1 पे, अब हम आ गए P2 पे. Which area show the total net gain in the to the domestic industry? अब देखें, मैं आपको कुछ समझाता हूं. पहले हमारे पास it was something like this. ये हमारे पास था with tariff, सही है? तो अब हुआ क्या? अब टैरिफ को हटा दिया गया. नाउ द प्राइस इज दिस. दिस इज द प्राइस. अब गौर से सुनना, क्या हमारे पास टैक्स रेवेन्यू आया या नहीं आया? जवाब है नहीं आया. तो x इज लॉस्ट, सही है? अब x इज लॉस्ट, इसका मतलब x इज लॉस्ट. डी इज द राइट आंसर, सही है? ये आसान तरीका था. अब टेक्निकल यानी जो कॉन्सेप्चुअली सही तरीका है वो क्या है? देखें, जब आपकी प्राइस P2 हो गई, सही है, तो ये हो गया आपके पास पूरक प्रोड्यूसर सरप्लस, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस, सही है? और पहले आपके पास जो येलो वाला एरिया था वो कंज्यूमर सरप्लस था, ट्राइंगल, सही है? V हैज बीन लॉस्ट. पहले वो प्रोड्यूसर सरप्लस था, अब कंज्यूमर सरप्लस है, तो उसको हमने नेट ऑफ कर दिया. X टैरिफ था, अब कंज्यूमर सरप्लस है, तो वो भी नेट ऑफ हो गया, जीरो हो गया. तो बचा हमारे पास क्या? W and Y ओनली, एंड देयरफॉर D इज द राइट आंसर. और ये बेसिक डायग्राम ट्रेड क्रिएशन में मैंने आप लोग को पढ़ाई भी थी, और ये आप लोग अगर आप इसको रिकॉल कर देंगे तो इट्स एवरीथिंग इज देयर. 30th MCQ, द लास्ट वन. What is most likely to prevent a developing country from achieving economic development? यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करेगी, प्रिवेंट करेगी. हाँ, increased allocation of resources to the production of goods that have a high income elasticity of demand. High income elasticity of demand का मतलब क्या हो गया? लग्जरी गुड्स. तो लग्जरी गुड्स ज्यादा दिए जाएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, सही है? A cannot be the right answer because we want an option that prevents economic development. And increase government legislation for the protection of employment. तो employment को protect करने के लिए government ने बहुत सारे rules and regulations बनाए. तो MNCs आएंगी या नहीं आएंगी? जवाब है नहीं आएंगी. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी? जवाब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी. और यही वो प्रिवेंट करेगा डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड होने में. सो दिस इज द राइट आंसर. लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस. इंक्रीज टैक्स अलाउंसेस ऑन फर्म्स इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अलाउंस मिल रहा है, तो दैट विल इंकरेज डेवलपमेंट. Decision of developed countries to increase quota for goods produced by developing countries. तो यूएसए ने बोला कि पाकिस्तानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कोटा बढ़ा दो. पहले वो 100 यूनिट्स हमें बेचते थे, अब 200 यूनिट्स हमें बेचेंगे, तो इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी. दिस विल लीड टू मोर डेवलपमेंट, हेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. Now, we were able to solve this entire paper in 55 minutes with my explanation. 1 घंटा 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है.
अब आप लोगों ने करना क्या है, एटलीस्ट एवरी डे आप कम से कम 2 पेपर सॉल्व करो, सुबह शाम 2 पेपर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आप कम से कम सॉल्व करो, ताकि बाय द टाइम द पेपर is due you have already solved 30 papers, and if you are able to solve 30 papers you will be able to get कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। मैं आपको एक और गाइड कर देता हूँ तरीक़ेकार। whenever you're solving a paper आप सॉल्व करें 1 2 3 इस तरीके से लिख लिख के, एंड डू नॉट चेक द आंसर्स, पहले का आंसर क्या है दूसरा, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं आप करें, पहले पूरे सॉल्व सारे सॉल्व करें, सही। लेट्स से आपने ए बी सी डी किया, सही। अब एक अलग से रजिस्टर या सेपरेट पेजेस रखें ताकि आप अपने गलतियों को हाईलाइट भी कर सकें। लेट्स से आपने बी गलत किया और पहले पेपर में आपके मार्क्स आ गए लेट्स से 15 out of 30, अगले पेपर में आपने 1 2 3 4, अच्छा। अब पहला पेपर जब आप करेंगे और जितने भी गलत हैं आप उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लें कि इन टॉपिक्स में आपकी गलतियां ज़्यादा हुई हैं। सेकेंड पेपर आपने किया, लेट्स से इम्प्रूवमेंट आ गई 16 out of 30, और थर्ड क्वेश्चन गलत हुआ, लेट्स से आप मोनोपोली के ग्राफ्स में अमूमन भंड मार रहे हैं, तो नाउ यू हैव एन इंफॉर्मेशन के मोनोपोली का चैप्टर आपका वीक है, आप उसको रिवाइज करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो दैट इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व। एंड वन मोर थिंग, let's say you give yourselves 1 hour and 15 minutes to solve the paper before checking, right? आपने बोला कि यार 1 मेरा सॉलिड था, 2 भी सॉलिड था, 3 भी सॉलिड था, 4 भी सॉलिड था, इस तरह आपने एनालाइज किया। बोला यार थर्ड एमसीक्यू में मुझे डाउट है, उस पर आपने स्टेरिक बना दिया। एंड इफ यू आर एंडिंग योर पेपर लेट्स से इन 1 hour, तो जिन क्वेश्चंस पे स्टेरिक है सिर्फ उनको जाके देखें कि क्या उसमें आपने गलती की है या नहीं की है। दैट इज द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव, सही है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 1 घंटा 5 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, ताकि 10 मिनट में आप पेपर के अंदर है ना वो हाईलाइटिंग भी कर सकें, सही है। We'll be having a next class on Monday. I'll send you the time, and तब तक आप अपने तौर पे 2023 और 24 के पेपर्स को प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।